नमस्कार। आज हम लोग हिस्ट्री क्लास 11th के जो बुक है उस बुक का तीसरा चैप्टर एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस थीम को समझने की कोशिश करेंगे। एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट किसको बोला गया। इसको अगर आप सिंपल फॉर्म में देखोगे तो ये जो है ये है रोमन एम्पायर। इट कैन बी कॉल्ड रोमन एम्पायर। देखो अभी तक आप लोगों ने मेसोपोटामिया के एम्पायर को पढ़ लिया। मेसोपोटामिया जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ और मेसोपोटामिया से जुड़े हुए कई शहर थे, जैसे कि ऊर थे, उरूक थे, मारी थे, और उसके बाद बेबीलोन, जिसको जो आपके इस टॉपिक में नहीं डाला गया। फिर बेबीलोन भी आता है। बेबीलोन के अलावे भी कई सारे टाउन्स उसमें धीरे धीरे डेवलप हुए और तब तक आपका 600 BCE आ जाता है। 600 BCE यहाँ तक आते आते जो यूरोप है, यूरोप का जो साउदर्न यूरोप है, साउदर्न यूरोप में इटली और ग्रीस, जिसको यूनान बोलते हैं, इटली और ग्रीस के एरिया में कई सारे टाउन का विकास हो चुका था। और इस टाउन के विकास के साथ साथ एक न्यू काइंड्स ऑफ कल्चर का इमरजेंस हो चुका था। उन लोगों ने अच्छे सिटी को डेवलप किया और सिटी लाइफ को डेवलप किया। उन्होंने टाउन एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप किया। आपने यूनान की सभ्यता या ग्रीस की सभ्यता से जुड़े हुए कई फिल्म को देखा हुआ, जैसे कि 300 एक मूवी है जो स्पार्टा एक सिटी है, यूनान का एक सिटी हुआ करता था, सिटी स्टेट उसको बोल सकते थे। एक्चुअली यूनान में कई सारे सिटी थी और सिटी सेल्फ डिपेंडेंट थे। वो सिटी अपने आप में एक लोकतंत्र के जैसा हुआ करता था और उसका अपना रूल हुआ करता था। उसी में स्पार्टा था, तो उस स्पार्टा से ही जुड़ा हुआ एक मूवी बनाया गया 300। उस 300 मूवी में दिखाया गया कि किस तरह से नायक और स्पार्टन जो हैं 300 लोगों, जो योद्धा हैं स्पार्टा के 300, उनकी जो नंबर है सिर्फ 300 है और 300 लोगों ने मिलकर स्पार्टा की रक्षा की, खुद को बलिदान कर दिया एक विशाल सेना के सामने, जो फारस की सेना, जो ईरान की सेना। तो उससे जो अगर आप उन चीजों को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यूनान की सभ्यता किस तरह से डेवलप हुई। और यूनान के ही जस्ट ईस्टर्न पार्ट में आपका एशिया स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप इस मैप से समझने की कोशिश करो, ये मेडिटेरियन सी है। इस मेडिटेरियन सी के ऊपर ये वाला जो पार्ट है ये यूनान है और ये इटली है। यूनान के ईस्टर्न पार्ट में ये देखो, ये एशिया का पार्ट है। यहाँ पे इजराइल है, यहीं पे सीरिया है, यहीं पे फिलिस्तीन है, जेरूसलम है, ये सारे जगह यहीं पे है। और इधर आओगे तो यहाँ पे अरब आ जाता है, ये अरब पेनिसुला है। और अरब पेनिसुला और नीचे आप ध्यान से देखोगे अरब पेनिसुला और अफ्रीका के बीच में जो डिवाइडर है वो रेड सी है। और ये रेड सी यहाँ शुरू होता है और रेड सी जाके अरेबियन सी से मिल जाता है। तो ये जो है ये अफ्रीका और अरेबियन पेनिसुला के बीच जो रेड सी है, ये रेड सी एक बहुत बड़ा ट्रेड रूट का काम करता था। खैर इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी आपको ये समझना है कि किस तरह से एम्पायर का डेवलपमेंट हुआ। तो इसको समझने के लिए आप इसको इस तरह से देख सकते हो कि ये अगर अरेबियन पेनिसुला है तो यहाँ पे ये वाला एरिया यहीं पे इराक होगा, और ये जो इधर वाला एरिया होगा ये कोने वाला एरिया, ये जो कोने वाला एरिया होगा ये कहलाएगा सऊदी अरेबिया। यहाँ से पर्शियन गल्फ होगा, ये इराक है, यही है मेसोपोटामिया। और ये मेसोपोटामिया यहाँ पे अगर देखोगे तो ये मेसोपोटामिया है। इस मेसोपोटामिया से ऊपर चलते जाओ और चलते यहाँ से आओगे तो यहाँ पे देखो, यहीं पे सीरिया ये सारे जगह यहीं पे जुड़े हुए हैं और इसके ऊपर ब्लैक सी है। तो ये जो सभ्यता का जो लेखन कला और अर्ली सिटीज का जो यहाँ पे डेवलप होता है, ये डेवलपमेंट इस ओर बढ़ता चला जाता है। और 600 BCE आते आते इधर यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ग्रीक सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होता है और इसके ईस्टर्न पार्ट में ईरानियन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होता है।
तो ईरान का भी विकास, वहां ईरान ने भी एक बड़े एम्पायर को एस्टेब्लिश किया, इधर ग्रीक ने भी एक एम्पायर को, एम्पायर इसको फुल फ्लेज में एम्पायर कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये फुल फ्लेज में एम्पायर, अगर एम्पायर के रूप में इसको समझने की कोशिश, मतलब विशाल साम्राज्य, एक बड़े राज्य के रूप में अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा सिर्फ अलेक्जेंड्रा का जो एज है, सिकंदर, उसको हिंदी में सिकंदर महान बोलते हैं, अलेक्जेंडर का जो एज है उसके टाइम में ये एम्पायर के रूप में था, क्योंकि अलेक्जेंडर ने 400 यहाँ से ये यहाँ है, यहीं पे मैसिडोनिया है, इस मैसिडोनिया जो है ये ग्रीक का ही पार्ट था, तो अलेक्जेंडर ने इस पूरे ग्रीक को अपने कब्जे में ले लिया, ये मेसोपोटामिया का जो पार्ट है, जो इराक का पार्ट है, इसको भी अपने कब्जे में ले लिया। और इतना ही नहीं, जो ईरान का एम्पायर 600 बीसी में डेवलप हुआ था, और ईस्टर्न पार्ट अगर इंडिया की तरफ जाओगे तो ईरान के एम्पायर को भी उन्होंने हराया, उसको भी अपने कब्जे में लिया, यहाँ तक वो इंडिया को भी कुछ करना चाहते, इंडिया में भी इंडिया के शासक को भी हराना चाहता, लेकिन इंडिया के बाउंड्री पे आपको पता ही होगा ये कहानी कि ब्यास जो रिवर है, ब्यास रिवर पे जाके उसकी आर्मी इंडिया में इन करने से नकार गई, वो इंडिया में इन नहीं कर पाए, तो फिर सिकंदर जो है वहां से लौट गया, ब्यास रिवर से वो पीछे की तरफ लौट गया, और रास्ते में उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ होते ही सिकंदर की डेथ होते ही उसका जो पूरा का पूरा एम्पायर है वो कई भागों में विभक्त हो गया। लेकिन एक चीज है, जो सिकंदर है, मतलब अलेक्जेंडर जो है जहां जहां गया वहां अपने लोगों के साथ गया था, और जब लौटने लगा तो कई ग्रीक आर्मी जो थे, उस ग्रीक आर्मी के लोग वहीं पे बस गए, कुछ लोग वहीं पे बस गए। तो इस तरह से जो ग्रीक कल्चर है, वो ग्रीक कल्चर का प्रभाव जो है आप देखोगे सिर्फ ग्रीक में नहीं, इसका प्रभाव यहां से लेके हिंदुस्तान तक दिखेगा, व्यास नदी तक ग्रीक का प्रभाव दिखेगा, क्योंकि जब 12th में आप जाओगे तो पढ़ोगे मौर्य एम्पायर क्या, मौर्यों के जो राज्य थे उसका सीमा ग्रीक एम्पायर से, जो ग्रीक शासक थे उससे अटैच होता था, उससे कनेक्ट होता था। और सिकंदर के जाने के बाद, सिकंदर जब जाने लगा तो अपने सेनापति सेल्यूकस को, जो कंधार है, काबुल का एरिया है, ये एरिया अपने सेनापति को देके चला गया, जो ग्रीक था। तो इंडिया का कनेक्शन ग्रीक एम्पायर, इंडिया के आर्ट पर, इंडिया के मूर्ति कला पर, इंडिया के कई सारे कला, बिल्डिंग कला पे इस ग्रीक लोगों का प्रभाव रहा था। ठीक है, हमको इस पे डिटेल में नहीं जाना है, हमें ये समझना है कि मेसोपोटामिया के विकास के साथ ही साथ कई सारे शहरों का विकास हुआ, शहरों के विकास के साथ बड़े बड़े राज्य का विकास हुआ, जिसको साम्राज्य के रूप में हम देखते हैं। तो जो पहला राज्य मेसोपोटामिया के विकास के बाद, मेसोपोटामिया के डेवलपमेंट के बाद जो सबसे बड़ा साम्राज्य बना, वो सबसे पहला साम्राज्य अगर देखा जाए तो 600 BCE का साम्राज्य ईरानियन साम्राज्य कहा जाता है। ईरान में एक बहुत बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ, और ईरान के बाद 600 BC की बात, ईरान के बाद अलेक्जेंड्रा के लीडरशिप में एक ग्रीक जो है यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और अलेक्जेंड्रा विश्व विजेता को, उसको बोला जाता है विश्व का विजेता बनना चाहता था। तो उसने क्या किया, ईरानियन एम्पायर को डिक्लाइन करते हुए इंडिया तक पहुंचने की कोशिश की। हमें उस पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देना, अब हमें ये आना है कि अलेक्जेंड्रा के बाद ये जो इटली है, ये इटली का एरिया, यहाँ पे ये रोम है, इटली में भी स्टेट थे छोटे छोटे, इस इटली में एक एम्पायर का डेवलपमेंट होता है, और ये जो इटली का एम्पायर है ये धीरे धीरे यूरोप, अफ्रीका और एशिया, ये जो मेसोपोटामिया का एरिया देखते हो, जो दमेस्कस का एरिया देखते हो, जो ब्लैक सी का एरिया देखते हो, जो ग्रीक का एरिया, ये सारे जगहों पे इस इटली से रूल करने वाले शासकों ने अधिकार कर लिया, इन सारे जगहों। इसी को नाम दिया गया रोमन एम्पायर। ठीक है, क्योंकि इसका सेंटर जो था, कैपिटल था, वो रोम था, रोम से ही इन्होंने रूल करना शुरू किया। लेकिन इसका जो बेस था, जिसके आधार पर इन्होंने रूल किया, जो पायनियर बोलते हैं जिसको, मार्गदर्शक, वो कौन सा एम्पायर था, वो ग्रीक एम्पायर अलेक्जेंड्रा ही था। क्योंकि अलेक्जेंड्रा ने ही ये जो
नॉर्थ अफ्रीका है, नॉर्थ अफ्रीका के पार्ट पे अधिकार कर लिया था, ये एशिया के पार्ट पर अधिकार कर लिया था, ईरान के पार्ट पर अधिकार कर लिया था, ये जो इटली के कई स्टेट थे उस पर भी उसका प्रभाव था। तो अलेक्जेंड्रा के मरते ही जो वैकेंट सिचुएशन क्रिएट हुआ, इस वैकेंट सिचुएशन में यहाँ पे जो इटालियन लोगों ने, इटली के जो राज्यों ने जो एम्पायर स्टेब्लिश किया, उस एम्पायर ने इन सारे वैकेंट को फुलफिल किया और सारे एरिया पे इन्होंने अधिकार कर लिया। और याद रखना फर्स्ट सेंचुरी BCE आते आते ये फुल्ली नॉर्थ अफ्रीका, एशिया और ये पूरा का पूरा इंग्लैंड का, यहाँ के ऊपर इंग्लैंड है आपका, फ्रांस के ऊपर यहाँ पे इंग्लैंड, जर्मनी, ये सारा का सारा एरिया किस एम्पायर का पार्ट बन गया? रोमन एम्पायर का पार्ट बन गया। सेंटर कहाँ था? रोम था। इसीलिए इसको नाम दिया गया एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। कौन कौन सा 3 कॉन्टिनेंट? यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, ये 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ एम्पायर है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है व्हाई मेडिटेरियन सी इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर का हृदय क्यों बोला जाता है मेडिटेरियन सी को? तो इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए। वन पॉइंट विल बी दैट मेडिटेरियन सी इज जस्ट इन द मिडल पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। अगर देखा जाए तो चारों तरफ रोमन एम्पायर फैला हुआ है, बीच में है मेडिटेरियन सी। इसके हिसाब से भी, मिडिल पार्ट होने के हिसाब से भी हार्ट बोल सकते हैं। दूसरा, हार्ट का क्या काम है? ब्लड सर्कुलेशन करने का। तो ब्लड सर्कुलेशन भी ये जो रोमन एम्पायर का जो जीवन है, रोमन एम्पायर की जो शक्ति है, रोमन एम्पायर की जो कैपेसिटी है, उसको इनबिल्ड करता है मेडिटेरियन सी। ये ट्रेड रूट के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। इस रोम से हर एक सिटी, जो बड़े बड़े सिटी, यहाँ पे देखो एंटियोक है, यहाँ पे कार्थेस है, यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया है, ये इजिप्ट में, ये बड़ी बड़ी जो सिटी थी रोमन एम्पायर को, उससे कनेक्ट होना किसके थ्रू? इसी तो ट्रेड रूट के थ्रू होता था, जो सी था, जो वाटर ट्रेड रूट था। ये वाटर ट्रेड रूट कौन सा वाटर? मेडिटेरियन सी का वाटर ट्रेड रूट। इसके हिसाब से ये सारे सिटी को ये कनेक्ट करता था। और इसकी जो शक्ति थी, जो नेवी की जो शक्ति थी, वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है मेडिटेरियन सी के कारण। इसके कारण इन सारे शहरों के चारों तरफ इसका प्रभाव जमा, इसकी आर्मी को जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंचाने में भी इसको सफलता मिलती है। तो ये जो है, ये बेसिक चीजें हैं, इसको आपको समझना। ये ज्योग्राफी भी है, और ज्योग्राफी के साथ साथ ये आपको बेसिक बताता है कि एन एम्पायर प्लस 3 कॉन्टिनेंट। व्हाई दिस नेम, व्हाई the name of this chapter has been given as an empire across 3 continent। तो ये भी आपका आंसर इसमें आ जाता है। अब है कि सोर्स क्या थे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछता हूँ 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सोर्स थे रोमन एम्पायर के? सोर्स क्या थे? तो देखो, इसके सोर्स को 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल रिमेन्स। टेक्स्ट में आता है अनाल्स, ये एक न्यू टर्म है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको वर्ष वृत्तांत, मतलब वर्ष, प्रत्येक वर्ष का विवरण जो है लिख दिया जाता था, और ये राज्य का विवरण लिखवाया जाता था। एक्चुअली इस वर्ष में क्या घटनाएं हुई, उस वर्ष का एक विवरण लिखते, फिर अगले वर्ष की घटनाएं का अगले वर्ष का विवरण लिख दो फिर। तो इसको बोला गया अनाल्स। दिस इज कॉल्ड इन हिंदी वर्ष वृत्तांत, इंग्लिश में इसको अनाल्स बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद लेटर्स हो जाएगा, स्पीचेस हो जाएगा, सेरमन हो जाएगा, लॉज हो जाएगा, सो ऑन, जो कुछ भी लिखा हुआ रिटन फॉर्म में है वो सारे टेक्स्ट कहलाते हैं। और ये जो रोमन एम्पायर के टाइम में जो कुछ भी लिखे गए हैं, जो बचा हुआ है, इसको पढ़ के हिस्टोरियन क्या करते हैं? रोमन एम्पायर की हिस्ट्री को क्रिएट करते हैं। तो एक सोर्स टेक्स्ट में ये सारी चीजें। डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली क्या होता है, ये किसको बोलेंगे डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट एक तो राजा अगर या राज या एडमिनिस्ट्रेटर अगर वो कोई चीजें, कोई इशू, कोई डिक्री, कोई फरमान, कोई पॉलिसी इशू करता है, तो वो लेटर के फॉर्म में, या उस टाइम लेटर के फॉर्म में, इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में, तांबे के प्लेट पर, या स्टोन जो रॉक है उसके ऊपर खुदाई करवा देता था कि ये राज्य का फरमान है, ये चीजें, तो उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। दूसरा उस टाइम एक बहुत फेमस चीज था पेपायरी। पेपायरी क्या होता है? एक पेपायरस होता है, पेपायरस ट्री होता है। ये जो है नाइल रिवर आपको पता होगा, ये
जो है नाइल रिवर इजिप्ट में पाया जाता है। इजिप्ट नाइल रिवर के किनारे ये पौधा मिलता है और इसके जो पत्ते होते हैं उस पत्ते पे लिखने का काम किया जाता है। उसको पेपायरस प्लांट बोलते हैं। पेपायरस प्लांट के पत्तों पे जो लिखने का काम है वही लिखा हुआ जो चीज बचता है जो है वही कहलाता है पेपायरी। ठीक है, ये पेपायरस ट्रीज के पेपायरस प्लांट जो है जो नाइल रिवर के दोनों किनारे पे मिलता था उस टाइम, अभी तो पता नहीं मिलता है नहीं मिलता, उस टाइम ये मिला करता था और उसके पत्तों पे लिखा जाता था। तो वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में, अब कोई किसी ने लेन देन कुछ किया हो, किसी ने किसी को कुछ ऑर्डर दिया हो, किसी ने किसी से मान लो कोई क्या बोलते हैं ट्रीटी साइन किया हो, तो ये सारी चीजें इस पे हो सकती है। व्यापार ट्रीटी भी हो सकता है, ट्रेड ट्रीटी भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, लेन देन का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो इससे जुड़ा हुआ ये पेपायरी बहुत सारे मिले हैं, तो इसको भी स्टडी की जाती है। तो डॉक्यूमेंट में इंस्क्रिप्शन एंड पेपायरी आता है। उसके बाद मटेरियल रिमेन्स में आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जैसे कि मॉन्यूमेंट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए एक्सेट्रा, कई सारी चीजें हो जाएंगी, पॉटरी हो जाएंगे, कॉइन्स होंगे, लैंडस्केप भी बने बड़े बड़े एरिया में जहाँ राजमहल बने हैं तो उसके लैंडस्केप को भी स्टडी करते हैं हिस्टोरियन आर्कियोलॉजिस्ट। तो इन सारी चीजों को ये याद रखना, इसमें अनाज याद रखना आपको जरूरी है, इंस्क्रिप्शन याद रखना जरूरी, पेपायरी याद रखना जरूरी, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, पॉटरी, कॉइन्स, इसके बारे में तो पढ़ेंगे भी आगे, कॉइन्स के बारे में, पॉटरी के बारे में। मटेरियल रिमेन्स के बारे में आपको जो बिल्डिंग मोन्यूमेंट है वो कोलोजियम है, अभी रोमन एम्पायर के टाइम का कोलोजियम इटली में है, आप उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो है अभी भी लोग वहाँ घूमने जाते हैं। रोमन एम्पायर के टाइम का बना हुआ कई सारा बिल्डिंग्स है, ये सारे मटेरियल रिमेन्स में आएंगे। मटेरियल रिमेन्स में जो बिल्डिंग है वो भी आएगा, बिल्डिंग के अलावा छोटी छोटी चीजें हैं वो भी आएंगी। जो भी अवशेष बच गए हो सारे मटेरियल रिमेन्स में आएंगे, चाहे वो बिल्डिंग हो या पॉटरी हो या कुछ भी। ठीक है, तो ये इसको 3 हेडिंग के रूप में आप इसको सजा के हमने इसको यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से रोमन एम्पायर का आज ये बेसिक था। ठीक है, इतना ही, धन्यवाद।